नमस्कार, खबर दोपहर में आपके साथ मैं राधिका कौशिक। सबसे पहले ये आपको लिए चलते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के संबोधन में क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। ऐसे भाई राकेश सिंह जी मंच पर उपस्थित संगठन के सभी पदाधिकारीगण, केंद्र सरकार के मंत्रीगण, राज्य सरकार के मंत्रीगण और आज इस कार्यकर्ता महाकुंभ में पूरे मध्य प्रदेश के गांव-गांव, गली-गली, कूचे-कूचे से आए हुए मेरे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं के लिए संकल्प लेने का दिन है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है और दीनदयाल जी को याद रखकर हम सब हर साल संकल्प लेकर पार्टी को आगे बढ़ाते हैं। और अगली दीनदयाल जी की जयंती आएगी, उसके पहले 5 राज्यों में विधानसभा के भी चुनाव आएंगे और केंद्र के अंदर लोकसभा का चुनाव भी आएगा। मित्रों, दीनदयाल जी के शुरू किए हुए काम को आज मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत आगे बढ़ा है। और आज जो पार्टी कभी 10 सदस्यों से शुरू हुई, वो पार्टी 11 करोड़ सदस्यों के साथ विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बनकर खड़ी। 1800 के करीब विधायक देश भर की विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विधायक बनकर सेवा का काम कर रहे हैं। 19 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। केंद्र के अंदर 330 से ज्यादा सांसद दोनों सदनों में भारतीय जनता पार्टी की बात को रखते हैं, जनता की आवाज बनकर खड़े हैं। और केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी दल की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व। और एक दृष्टि से देखें तो भारत के मानचित्र पर देश के 70% भूभाग पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनता की सेवा करने के लिए आगे बढ़ी है। और आज ऐसे समय पर ये सुंदरलाल पटवा सभागार में हम सब एकत्रित आए हैं, जब दीनदयाल जी की जयंती है और अगला साल देश का भविष्य निश्चित करने वाला है, भारतीय जनता पार्टी को भी आगे बढ़ाने का संकल्प करने वाला है। मित्रों, मैं इस महाकुंभ के अंदर लाखों की संख्या में जो कार्यकर्ता उपस्थित है, वो सभी को कहना चाहता हूं, मैं बार बार कहता हूं कि 70% भूभाग पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें देश की जनता की सेवा कर रही हैं, मगर हमें इससे संतोष नहीं मानना है। ये सर्वोच्च नहीं है, सर्वोच्च अभी 19 में आना बाकी है। भारतीय जनता पार्टी को हर गांव, हर बूथ, हर राज्य तक पहुंचाने का काम कार्यकर्ताओं ने करना है। इसीलिए आज इस महाकुंभ में जितने भी कार्यकर्ता हैं, लाखों की संख्या में मध्य प्रदेश के हर बूथ से 65,000 से ज्यादा बूथों से जो कार्यकर्ता आए हैं, हम सब एक संकल्प लेकर जाएंगे कि आने वाले 5 चुनाव और आने वाला लोकसभा का चुनाव, ये मध्य प्रदेश से एक ऐसी हवा बनाए जो हवा धीरे धीरे आंधी में और लोकसभा का चुनाव आते आते सुनामी में परिवर्तित कर भारतीय जनता पार्टी का ध्वज फिर से एक बार ऊंचा करने का काम करें। मित्रों, अभी शिवराज जी ने मध्य प्रदेश के विकास की गाथा बताई। मैं तो आश्चर्यचकित होकर सुन रहा था। हाथ में कोई कागज नहीं था, कोई आंकड़े नहीं थे, एक के बाद एक योजनाएं निकल रही थी। ऐसा तभी होता है जब लोक सेवा का संकल्प
राजकीय स्वार्थ के लिए न हो, मन से लोक सेवा का संकल्प लिया हो, तभी हो सकता है। और मैं पार्टी की ओर से भाई शिवराज जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व में ये बीमारू राज्य आज विकसित राज्य बना है और ये विकसित राज्य अगले 5 साल में समृद्ध राज्य बनने की दिशा में। आइए बढ़ते हैं आगे। संसद से दागी दूर करिए, फिर चाहे वो संसद में कानून बनाकर हो या राजनीतिक दल और जनता खुद सही चुनाव करे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने सुप्रीम फरमान में चुनाव आयोग, सरकार और दलों को इसके लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। संसद से दागियों को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में साफ कर दिया कि वो किसी को भी सिर्फ आरोप तय होने के आधार पर चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकता। इसके लिए पहले राजनीतिक दलों, फिर चुनाव आयोग, फिर सरकार और फिर संसद को जरूरी कदम उठाने होंगे। साथ ही जनता को भी नेता के आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में जानकारी देनी होगी, जिससे वो सही नेता का चुनाव कर सके। छोटा स्टेप है टुवर्ड्स द बिगर गोल, दैट इज डिक्रिमिनलाइजिंग पॉलिटिक्स। अल्टीमेटली तो या तो पार्लियामेंट जागे या फिर सिटीजनरी जागे या पॉलिटिकल पार्टीज जागे, यही 3 हैं जो कि प्रिवेंट कर सकते हैं क्रिमिनलाइजेशन। सुप्रीम कोर्ट में पिछले दिनों याचिका दायर कर मांग की गई थी कि ऐसे गंभीर अपराधों में जिसमें सजा 5 साल से ज्यादा हो और अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोप तय हो जाते हैं तो उसके चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश वाली पीठ अपने फैसले में जरूरी गाइडलाइंस जारी कर दी। इसके मुताबिक हर पार्टी के चुनावी उम्मीदवार को अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी देनी होगी। राजनीतिक पार्टियों को नेताओं के अपराध की जानकारी वेबसाइट पर डालनी होगी। सरकार कानून बनाए जिससे आपराधिक रिकॉर्ड के लोगों की राजनीति में एंट्री रोकी जा सके। आपराधिक नेताओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए संसद कानून को पास करे। मामले के संबंध में अगर कोई कानून बनाना है तो वो संसद करे, हमारे बस में नहीं। वो संसद या एक अच्छा फैसला। हमारे देश में किसी पर झूठा आरोप लगाना कोई मुश्किल नहीं है। आज पुलिस को मैनेज कर लेना बच्चा भी जानता है। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले पर राजनीतिक दलों की ओर से प्रतिक्रिया आई है कि पार्लियामेंट बहुत जल्द से जल्द ये 70 साल पुराने जो हमारा कानून है आरपीए 1950 इसको बदलेगा और सुप्रीम कोर्ट की भावना के अनुसार, आम जनता की भावना के अनुसार तत्काल एक कठोर कानून बनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशंस मस्ट बी टेकन positively and must be given due consideration by political parties as well as the parliament. चलिए अब आपको बताते हैं कि देश में कितने नेताओं पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। देश में कुल 1518 नेताओं पर केस दर्ज है। इसमें सांसदों की संख्या 98 है। 35 पर रेप, हत्या और अपहरण का आरोप है। महाराष्ट्र के 65, बिहार के 62, पश्चिम बंगाल के 52 नेताओं पर आपराधिक केस दर्ज है। मौजूदा कानून के मुताबिक आपराधिक मामलों में 2 साल से ज्यादा की सजा होने पर जेल से बाहर आने के बाद 6 साल की अयोग्यता का प्रावधान है। लेकिन करप्शन और एनडीपीएस कानून में सिर्फ दोषी करार होना ही काफी है। ऐसे में संसद से दागियों को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पूरी जिम्मेदारी और जवाबदेही संसद और सांसद पर छोड़ी है। राजनीतिक दलों को भी तय करना है कि वो कैसे अपनी पार्टी से दागियों को दूर रख सकते हैं। साथ ही चुनाव आयोग नेता का आपराधिक रिकॉर्ड जारी कर जनता को जागरूक कर सकते हैं। सही चुनाव, सही निर्णय, सही कानून ही संसद से दागियों के कैंसर का उपचार कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद आइए बढ़ते हैं आगे। दिल्ली में कांग्रेस का चुनावी मंथन और बैठक के बाद अविनाश पांडे का बयान भी सामने आया। समान विचारधारा वाले दलों के साथ चलने को अब कांग्रेस तैयार है। कांग्रेस ने बीएसपी से गठबंधन के संकेत दे दिए हैं। पीसीसी चीफ सचिन पायलट का भी बयान आया है। बड़े पैमाने पर कांग्रेस गांधी जी की 150वीं जयंती मनाएगी। राहुल के दौरे को लेकर रामेश्वर डूडी ने जानकारी दी है। राहुल ने 9 अक्टूबर से 3 दिन के बीकानेर संभाग के दौरे पर रहेंगे, ये भी कहा गया है। और साथ ही चुनावी समितियों को लेकर होमवर्क पूरा हो चुका है। अब आला कमान से हरी झंडी मिलने का ही
इंतजार है। तो चर्चाएं लगातार होती रहती हैं और आज भी हम सबने सभी वरिष्ठ नेताओं से, जो एआईसीसी के इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, उनसे बात करी है। कांग्रेस पार्टी की तैयारियां बड़ी जोर शोर से चल रही हैं। राहुल गांधी जी का दौरा प्रस्तावित है अक्टूबर के महीने में, उसकी रूपरेखा हम लोग बना रहे हैं। और आज हमने इस बात पर चर्चा करी कि चुनाव में जाते समय सिद्धांतों पर और इश्यूज़ में सबको साथ लेकर चलेंगे। जो भी लाइक माइंडेड सेक्युलर दल हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ चर्चा करेंगे। और अगर गठबंधन भी करना है हम लोगों को राजस्थान या बाकी प्रदेशों में, तो उसमें केस बाय केस बेसिस पर विद एन ओपन माइंड हम लोग करना चाहते हैं। एक रिस्पेक्टेबल, रिस्पॉन्सिबल और साझेदारी वाली बात अगर गठबंधन की आएगी तो उसमें हम सब ओपन माइंड से काम करने को तैयार हैं। ये मीटिंग बेसिकली जो हमारे आने वाले चुनाव के दौरान हमको अन्य पार्टियों के साथ में किस प्रकार से समन्वय स्थापित करना है और किस प्रकार से हम सब जगह में जितने भी सेक्युलर फोर्सेस हैं, उन सभी सेक्युलर फोर्सेस को एकत्रित किस प्रकार से ला सकते हैं और उसमें हर स्टेट वाइज हमारी क्या भूमिका होगी। जो पहले हमने कहा था वही चीज़ अभी है। दरअसल विषय जहाँ तक एक समन्वय की बात है, हमने पहले भी कहा है और आज उस चीज़ को हम दोहराना चाहेंगे कि हम समवैचारिक जितनी भी पार्टियां हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को इस समय में हमको शिकस्त अगर देना है, तो जितने भी सेक्युलर फोर्सेस हैं वो सब एक जगह इकट्ठे आएँ और उनकी जो भी रीजनेबल, जो भी उनकी उचित हर एक की जो भूमिका है, प्रेजेंस है अलग अलग स्टेटों में, उसका सम्मान हम भी करें। पायलट साहब, अविनाश पांडे जी और गहलोत साहब और हम बैठ के चर्चा करी कि 3 दिन कहाँ हैं और ये फाइनल है कि बीकानेर के अंदर पब्लिक मीटिंग होगी। तो उसमें तारीख करीब जो है 10 तारीख को प्रस्तावित करी है। तो 10 तारीख को बीकानेर के अंदर बहुत बड़ी संभाग की रैली होगी, उसमें लाखों आदमी जुटेंगे। उसके बाद में जो प्रस्तावित दौरा है उसमें रोड शो का इलाका जो है अभी तय करेंगे। बैठ के इस पर मोटी मोटी चर्चा हुई है, तो इसको कल तक जो है चर्चा को फाइनल करके और उसको मूर्त रूप दिया जाएगा। और राहुल गांधी जी का 3 दिन का दौरा एक सफल दौरे के रूप में आम जनता जो है देख रही है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को बेशर्म बताया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी का पूरा परिवार भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, उनसे हम बात करते हैं। सर, राहुल गांधी अमेठी के दौरे पर है और वहां पर भी राफेल का राग आलाप रहे हैं। राहुल गांधी बेशर्मी कर रहे हैं, गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य दे रहे हैं, क्योंकि उनके परिवार को राफेल में कमीशन नहीं मिला। और मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूं, जनवरी 2012 में उन्होंने इस एग्रीमेंट को फाइनलाइज किया क्योंकि दसॉल्ट L1 था, सबसे उनकी राशि सबसे कम थी। फिर 5-6 महीने बाद क्यों इसको री एग्जामिन कर दिया गया, क्यों रोक दिया गया? स्वाभाविक है, पूरी आशंका है कि उनके परिवार को कमीशन नहीं मिला। हम सभी जानते हैं कि राहुल गांधी के एक मामा श्री कोतरोकी हुआ करते थे, जिनको देश से कैसे भगाया गया और कैसे लंदन के बैंक को उस समय के कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज ने दबाव देकर के अकाउंट को डिफ्रीज कराया, भारत सरकार का वकील भेज करके मिस्टर पाठक को, ताकि घूस का कमीशन मिल सके। यह है राहुल गांधी। लेकिन मेरी पीड़ा दूसरी है। ये भंडारी महाशय कौन है? उनके रॉबर्ट वाड्रा से क्या संबंध है? क्या यह सच्चाई नहीं है कि भंडारी ऑफसेट के बड़े प्लेयर थे यूपीए सरकार में और दसौन के भी ऑफसेट के वो आग्रह कर रहे थे, नहीं मिला तो वो दामाद श्री के बड़े अंतरंग हैं? इसलिए कह रहा हूं, राहुल गांधी को जो ये परेशानी हो रही है वो कई कारणों के कारण हो रही है। और सबसे पीड़ा की बात है कि वो पाकिस्तान के इशारों पर खेल रहे हैं। आज पाकिस्तान में मुहिम चल रही ट्विटर हर पार्टी की कि राहुल गांधी राफेल को आगे बढ़ाओ, भारत के प्रधानमंत्री बनो। क्या अपने स्वार्थ के लिए देश की सुरक्षा के साथ राहुल गांधी कॉम्प्रोमाइज करेंगे? पाकिस्तान के हाथों में खेलेंगे? पूरे देश में उनके चेहरे को हम बेनकाब करेंगे।